वंदे मातरम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं HND 203 यानी हिंदी का 203 का आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर, यानी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी अनुवाद प्रथम का प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपका 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है, ताकि आप अपनी तैयारी को सबसे अच्छे ढंग से संपन्न कर सके। तो स्टूडेंट, चलेंगे एक क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक यूट्यूब एजुकेटर को इससे ज़्यादा आपसे और क्या चाहिए। तो चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही पहला क्वेश्चन कर रहा है, परिभाषिक शब्द अर्थपरक, भावपरक अथवा वैचारिक शब्द होते हैं, अर्थात वे उपयुक्त संदर्भ में किसी शब्द का अर्थ परिभाषित करते हैं ताकि शब्द की अवधारणा मस्तिष्क में बन जाए। यह कथन किस विद्वान का है? तो स्टूडेंट, ये जो आपका परिभाषा है ये रैंडम हाउस द्वारा दिया गया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, रैंडम हाउस द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। ठीक है, रैंडम हाउस ने इस परिभाषा को देते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि परिभाषिक शब्द जो होते हैं वो अर्थपरक, भावपरक और वैचारिक शब्द होते हैं, और वो किसी अर्थ को परिभाषित करते हैं ताकि शब्द की अवधारणा मस्तिष्क में क्या हो जाए, छप जाए, बन जाए। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही रहेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी के अपेंडिक्स शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो स्टूडेंट, अंग्रेजी का जो अपेंडिक्स शब्द है इसके लिए हम हिंदी में, मैं स्टूडेंट आपको सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर ही बताते चलूंगा। तो अपेंडिक्स के लिए हिंदी में हमको कुछ और नहीं पढ़ना है, बस परिशिष्ट को दिमाग में याद रखना है कि अपेंडिक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, परिशिष्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित करना अनुवाद है, यह कथन किसने कहा है? तो विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित करना अनुवाद है, ये कथन देवेंद्र नाथ शर्मा जी का है। किसका है? देवेंद्र नाथ शर्मा जी का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, देवेंद्र नाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया? तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही परिचित क्वेश्चन जो हर जगह रिपीट किया जाता है। तो ये इसका अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध चरित्र के रूप में किया है, क्योंकि लाइट ऑफ एशिया में एशिया की लाइट किसको माना गया? गौतम बुद्ध को ही माना गया है, और उसका हिंदी रूपांतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध चरित्र के रूप में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्ञापन शब्द के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द प्रयोग होता है? तो ज्ञापन शब्द के लिए अंग्रेजी में स्टूडेंट मेमोरेंडम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट कहना चाहूंगा कि 204 के बाद हम 205 का वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। और दोनों पेपर को स्टूडेंट वीडियोस को इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि कई बार एक पेपर से दूसरे पेपर के क्वेश्चन रिपीट आते हैं, क्योंकि दोनों पेपर आपका ट्रांसलेशन यानी अनुवाद से ही संबंधित है। तो ठीक है, तो ज्ञापन के लिए अंग्रेजी में हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? मेमोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अनुवाद सैद्धांतिकी के अंतर्गत समतुल्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला सर्वप्रथम विद्वान। तो यानी जो थियरी ऑफ ट्रांसलेशन है, यानी ट्रांसलेशन का जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत समतुल्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टूडेंट, इसको दिया आपके डॉक्टर जॉनसन ने। सबसे पहले दिया किसने? देखिए स्टूडेंट, जो इसमें डॉक्टर जॉनसन और बात करेंगे नाइडा और जेसी कैटफोर्ड, तो ये तीनों जो है वो समतुल्यता के सिद्धांत से जुड़े हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने दिया, फिर आपके जेसी कैटफोर्ड भी से जुड़े हैं, और सबसे जो नया सिद्धांत है वो नाइडा का है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने दिया? डॉक्टर जॉनसन ने दिया। इस बात में आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोल्डस्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी में श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किसने किया? तो गोल्डस्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी में श्रांत पथिक नाम से अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया हुआ है। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है, ये जो एक आयरिश राइटर है, इंग्लिश राइटर है। तो स्टूडेंट, इसने द ट्रेवलर नाम की पोयम अंग्रेजी में लिखी है, जिसको श्रीधर पाठक ने हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, चलिए अगला, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसको बोला जाता है सोर्स लैंग्वेज। याद रखिएगा, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सोर्स लैंग्वेज। यानी हिंदी में शब्द में बात करें, क्योंकि कई बार इंग्लिश शब्द ही दे दिया जाएगा स्टूडेंट, तो स्रोत भाषा है जिसको सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसको लक्ष्य भाषा या अंग्रेजी में टारगेट लैंग्वेज, जिसमें टारगेट किया जाए तो वो टारगेट लैंग्वेज होता है, यानी लक्ष्य भाषा कहलाता है। और जिस भाषा से किया जाए वो स्रोत भाषा कहलाता है। पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ? इसका आंसर आपका हो जाएगा जापान में। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड इन
जापान। पिवोट क्या सिस्टम स्टूडेंट, ब्रिज की तरह, यानी एक सेतु का काम करता है दो भाषाओं के बीच में। अगला क्वेश्चन, परिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। तो ठीक है, परिभाषिक शब्दावली जिसको आप कहते हो टेक्निकल टर्म स्टूडेंट अंग्रेजी में, ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? परिभाषिक शब्द का सुनिश्चित अर्थ होता है। इसमें क्या होता है, अर्थ जो होता है, परिभाषिक शब्द ऐसे शब्द होता है जिनको पढ़ने से उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसमें कोई इफ या बट नहीं रहता है, इसमें कोई शंका नहीं रहती, वो उसके व्याख्या करके उसके अर्थ को क्या कर देता है, साफ कर देता है। तो परिभाषिक शब्दावली की विशेषता है परिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है, ठीक है, यानी टेक्निकल जो, ठीक है आपका, ठीक है, तो टेक्निकल टर्म की विशेषता है कि परिभाषिक शब्द जो होता है, इसमें टेक्निकल टर्म जो होता है, जो मतलब आपका ये टेक्निकल ग्लोजरी है, शब्दावली जिसको कहेंगे, तो टेक्निकल ग्लोजरी में जो टेक्निकल वर्ड होता है यानी परिभाषिक शब्द होता है, उसका अर्थ क्या होता है, निश्चित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्यालयीय अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कार्यालयीय अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है स्टूडेंट? तो इसमें जो क्या क्या कह रहा है कि कार्यालयीय अनुवाद से, तो जो सत्य की बात करेंगे तो प्राप्त सामग्री अभिधा प्रदान होती है। स्टूडेंट अगर आपने थोड़ा सा और भी कार्यालय हिंदी को अगर 1 सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसका भी एक बार जाके वीडियो देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे सेम टू सेम मैच करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो कार्यालय हिंदी और ट्रांसलेशंस में बहुत सारा चीज समानता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, अभिधा प्रधान होता है। अभिधा प्रधान में मतलब जो बातें कही जाती हैं उसका सेम एक ही अर्थ निकलता है, उसमें ना उसका भाव मतलब उसका दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, कहने का मतलब और भाव कुछ निकले और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो अभिधा प्रधान होता है। यानी से जैसा उसको डिफाइन किया जाएगा, जैसा उसकी परिभाषित दी जाएगी तो एकदम वो क्या होगी, सेम टू सेम वही होगी, उसका उससे उसका अर्थ निश्चित पता चल जाता है कि ये यही चीज है, ठीक है। और इसमें इसके समान कोई दूसरा शब्द नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो अभिधा प्रधान रहेगा। अगला प्रश्न, अनुवाद शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस धातु से है? तो अनुवाद स्टूडेंट अनु और प्लस वाद से मिलके बना हुआ है अनुवाद, तो अनु और वाद से मिलके पड़ा है तो वाद, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट वाद धातु है, ठीक, और अनु प्रत्यय है, वाद धातु है, वद धातु और अनु प्रत्यय मिलके ये जो बना है अनु प्लस वाद, ठीक है, तो आपका वद धातु से संबंधित है, ठीक है, और अनु जो है उसमें प्रत्यय है, पहले लग जाता है। इसमें स्टूडेंट वद धातु आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया है। कविता के अनुवाद में की सफलता में संदेह कौन व्यक्त करता है? तो स्टूडेंट कविता के अनुवाद में जो ये संदेह व्यक्त करता है वो कौन है? क्रोच, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, क्योंकि वो उसका ये मानना है कि इसका सफल जो है अनुवाद नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी कविताओं को सफल एक भाषा से दूसरे भाषा में कविताओं का अनुवाद करना संभव नहीं है, उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। यानी जो अगर हम जैसे कविता का अपना लय ताल सुर होता है तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसीलिए कविता का अनुवाद करने में क्रोचे जो है वो क्या कहता है कि इसमें सफलता मिलनी मतलब अनिश्चित मानता है, संदेह करता है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ टेक्स्ट यानी पाठ प्रकार के मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो पाठ प्रकार के मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार की बात करेंगे तो पुनर्वाद आधारित मूल्यांकन, ठीक है, तो पुनर्वाद जो होता है पुनर्वाद जो है आधारित मूल्यांकन जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेस्ट यानी जो पाठ प्रकार का जो होता है सबसे इसके मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सारानुवाद की प्रकृति है। तो स्टूडेंट जो सारा अनुवाद है इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो ये क्या होती है? संक्षिप्त। सारा अनुवाद मतलब उसका सार, किसी चीज का क्या हो जाए, निचोड़, सार। तो ये कैसी होती है? संक्षिप्त। जैसे कोई भी आप बड़ी मतलब किसी चीज को बड़ी बड़ी किताबों को 500 200 300 पन्नों के किताबों को 20 से 30 पन्ने में संक्षिप्त में बता देना ही क्या है? तो सार अनुवाद है। सार अनुवाद मतलब किसी बड़े ग्रंथ को संक्षिप्त और कम शब्दों में बता देना। तो ये क्या होता है? ये इसकी प्रकृति क्या होती है? संक्षिप्त होता है, ठीक है, दीर्घ नहीं हो सकता। नाम से ये सार क्या होता है? सार संक्षिप्त होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा विधिक अनुवाद। विधिक मतलब लीगल, जो लॉ में होता है। तो विधिक जो अनुवाद है वो क्या है? भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में अनुवादित करना, कविताओं का अनुवाद करना, बैंकिंग शब्दावली का अनुवाद करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या था? भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में, विधि मतलब कानून में जो कानूनी जो भाषा दावपेच है, तो विधिक सामग्री को दूसरी भाषा में क्या करना? अनुवादित करना ही आपका क्या होता है? विधिक अनुवाद होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर सांकेत परक अनुवाद है। तो अंतर सांकेत परक अनुवाद क्या होता है स्टूडेंट? जब इसकी हम बात करते हैं तो ये भाव, ठीक है, जब ये
हो जाता है तो भावों का शब्दों से जो होता है ना द्वारा अनुवाद जो किया जाता है, तो अंतर सांकेत परक अनुवाद क्या होता है? तो भावों का शब्दों द्वारा अनुवाद करना ही आपका क्या कहलाता है? अंतर सांकेत परक अनुवाद। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 17वां का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, भाव का शब्दों द्वारा अनुवाद करना ही अंतर सांकेत परक अनुवाद है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हिंदी में मुहावरा शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो हिंदी में मुहावरा शब्द जो है वो आपके, तो स्टूडेंट जो मुहावरा शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है जो हिंदी में है, और इसका मतलब क्या होता है? बातचीत करना। ठीक है, तो हम अपने बातचीत में क्या करते हैं? रोजमर्रा में जो चीज बातों का बातचीत करते हैं, उत्तर देते हैं, मुहावरे के थ्रू होते हैं ना, तो हिंदी भाषा का ये अभिन्न आके बन गया। लेकिन ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अगला, बद्रीनाथ कपूर प्रसिद्ध है। तो बद्रीनाथ कपूर क्या है? तो स्टूडेंट कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। एक्चुअली ये कोशकार क्या होता है? जो शब्दों का निर्माण करता है, शब्द जिसके पास हर चीजों के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। कोश मतलब डिक्शनरी समझिए। तो बद्रीनाथ कपूर क्या है? एक डिक्शनरिस्ट है जो डिक्शनरी लिखता है, उसका वो डिक्शनरिस्ट के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आदर्श अनुवाद है। अब वो किसी चीज को आदर्श अनुवाद क्या है स्टूडेंट? तो आदर्श अनुवाद क्या था? मूल भाषा से लक्ष्य भाषा के निकटतम हो। तो जो एक अनुवाद किया जाएगा, अनुवाद एक भाषा से दूसरे भाषा में होता है, तो जब मूल भाषा से किया जाए और जिस भाषा में किया जाए, दोनों में वो जो अनुवाद हो, तो जो लक्ष्य भाषा जो हो वो मूल भाषा के क्या हो? एकदम निकट हो। मतलब जैसे उसके एकदम निकट होना चाहिए उसका अनुवाद, यानी एकदम जैसे हम अनुवाद करते हैं तो बहुत सारे शब्द, एक भाषा के शब्द दूसरे भाषा में नहीं पाए जाते। जैसे हिंदी का सिंदूर शब्द को अगर अंग्रेजों के लिए अनुवाद किया जाए तो वो शब्द उनके जो संस्कृति में होता ही नहीं है, तो उसका अनुवाद करना कठिन है। तो जो अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि एक जो मूल भाषा और लक्ष्य भाषा जो हो वो मूल भाषा के एकदम निकट हो, तो उस वो अनुवाद जो है वो आदर्श अनुवाद कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, नाटक अनुवाद में सबसे बड़ी समस्या है भाषा की, विचार की, सांस्कृतिक परिवेश की, राजनीतिक परिवेश की। तो जब नाटक का अनुवाद करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? नाटक जो होता है वो संस्कृति को ज्यादातर दिखाते हैं। तो सांस्कृतिक परिवेश को, एक परिवेश को, अगर हम अंग्रेजों का लिखा हुआ नाटक है या जर्मनी या फ्रेंच में नाटक है, तो उसको ला के कैसे हम अपने देश में उसका जब अनुवाद करते हैं तो लोगों को समझना कितना आसान होगा। तो लोग अगर संस्कृति समझ पाएंगे तभी उसको अच्छे से समझ पाएंगे, एक नाटक को दूसरे नाटक में। तो सांस्कृतिक परिवेश की समस्या नाटक अनुवाद में सबसे ज्यादा आती है। हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया गया। तो हिंदी और इंग्लिश बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया गया तो स्टूडेंट्स 1972 में हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया 1972 में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, अनुवाद प्रक्रिया में पुनर्निरीक्षण किस चरण में आता है? तो पुनर्निरीक्षण मतलब स्टूडेंट फिर से निरीक्षण करना, और दोबारा निरीक्षण करना। तो ये कब आता है स्टूडेंट? ये अंतिम प्रक्रिया होती है। ये कब, कौन सी प्रक्रिया होती है? अंतिम प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन अब इसका राइट हो जाएगा डी। ये कौन सी प्रक्रिया होती है? अंतिम प्रक्रिया होती है। जब सब काम हो जाता है अनुवाद में तो एक बार फिर से, जिसको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रूफ रीडिंग कर लेना। तो वो क्या होता है? वो पुनर्निरीक्षण वाला प्रक्रिया जो होता है वो अंतिम प्रक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत पर पहली व्यवस्थित पुस्तक है। तो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद पर पहली व्यवस्थित पुस्तक के लेखक स्टूडेंट आपके अलेक्जेंडर फ्रेजर का हो जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्रेजर को माना जाता है। ठीक है, ये जो पहली अच्छी सी पुस्तक जो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन पे लिखी, अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर ने लिखी। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो स्टूडेंट ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार की ये भाषाएं हैं, भारोपीय नहीं है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा स्थित है। तो स्टूडेंट हाँ, नागरी प्रचारणी सभा स्थित है। तो ये स्टूडेंट आपके वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो स्टूडेंट हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।
अगला क्वेश्चन, भाव अनुवाद से तात्पर्य है। भाव अनुवाद मतलब स्टूडेंट जब किसी एक भाषा की किताब को दूसरे भाषा में बदला जाए तो शब्दों को बस ना बदल के जो मेन भाव है, मतलब कहानी क्या कहना चाहती है या वो कथा क्या कहना चाहती है, उसके भाव को बना के रखना कि वही भाव दूसरी भाषा में आए, चाहे शब्दों को बदलना ना पड़े। तो भाव और विचार का अनुवाद ही भाव अनुवाद कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए, भाव एवं विचार का अनुवाद ही भाव अनुवाद कहलाता है। अगला प्रश्न, वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री यानी ऑफिशियल जो सामग्री है उसको दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है को कहते हैं। वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, तो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कार्यालयी अनुवाद के नाम से जानते हैं। विधिक तो कानूनी हो जाएगा ना, कानूनी। ठीक है, इसको कार्यालयी अनुवाद के नाम से हम जानते हैं। जो कानूनी अनुवाद होता है, जो जिसको आप कहते हो विधिक अनुवाद, ये खास करके कोर्ट और कचहरियों में ये मान्य होता है। आपने देखा होगा, कभी आपने कुछ बनवाया होगा तो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो विधिक अनुवाद में आता है। और जब एक ऑफिशियल काम मतलब भाषा की सामग्री को दूसरे भाषा में किया जाएगा तो वो आपका कार्यालयी अनुवाद कहलाएगा। अगला, अनुवाद को उर्दू में कहा जाता है, तो स्टूडेंट अनुवाद को उर्दू में तर्जुमा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, तर्जुमा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब जो अगला क्वेश्चन कर रहा है, साहित्य अनुवाद के अंतर्गत नहीं है, यानी साहित्येतर मतलब साहित्य के अलावा जो अनुवाद है उसमें ये कौन सा नहीं है। तो साहित्य के अलावा यानी साहित्य को छोड़ के अनुवाद, जो अनुवाद होता है यानी साहित्य के अलावा और चीज़ों का जो अनुवाद किया जाए, मतलब साहित्य को छोड़ दिया जाए, तो उसके अंतर्गत कौन सा अनुवाद नहीं आएगा। तो साहित्य, जो काव्य अनुवाद है स्टूडेंट, ये भी साहित्य का ही अनुवाद है। साहित्य में ही तो काव्य होता है, तो ये साहित्य अनुवाद है। साहित्येतर जिसको आप कहते हैं, साहित्येतर अनुवाद नहीं है। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद ये साहित्य को छोड़ के है, ठीक है। वाणिज्य अनुवाद ये भी साहित्य को छोड़कर है, और मानविकी और समाजशास्त्रीय अनुवाद ये भी साहित्येतर अनुवाद कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो काव्य अनुवाद है ये साहित्य अनुवाद है, तो इसलिए ये साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न, अनुवाद आज के व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है, यह किसने कहा। तो अनुवाद आज के व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है प्रोफेसर जी गोपीनाथन, ये हमारा इनका ये कथन है कि अनुवाद आज के व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। तो लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि स्टूडेंट जिस भाषा से अनुवाद किया जाए वो सोर्स लैंग्वेज, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए जो लक्ष्य भाषा होती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज। और जिस भाषा से अनुवाद किया जाए यानी कि जिस भाषा की रचना हो मूल भाषा की, उसको सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, लक्ष्य भाषा को अंग्रेजी में टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में ऑनरेरी शब्द का क्या अर्थ है। तो स्टूडेंट ऑनरेरी शब्द का अर्थ होता है माननीय। यहाँ मानदेय लिखा है, माननीय हम इसको मानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। माननीय होता है, मानदेय तो आपका तनख्वाह को भी कह देते हैं। तो ऑनरेरी शब्द का अवैतनिक नहीं, यहाँ पे ऑनरेरी शब्द का मतलब मानदेय है, ठीक है। माननीय व्यक्ति को कहेंगे, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। इसको आप माननीय समझिएगा, जैसे ना माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जिसका आदर सम्मान हो वो होता है ऑनरेरी, ठीक है, जो अपने पद पर युक्त होता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी के असिस्टेंट डायरेक्टर का हिंदी अर्थ होगा। तो स्टूडेंट असिस्टेंट और डायरेक्टर दो शब्दों से मिलकर बन गया है। तो असिस्टेंट शब्द जो होता है वो सहायक को दिखाता है, और डायरेक्टर मतलब जो किसी चीज़ का निर्देशक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक निर्देशक। असिस्टेंट मतलब सहायक और डायरेक्टर मतलब निर्देशक, ठीक है। बाकी सचिव और परीक्षक से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर जो होता है, तो प्रोडक्शन जो चलाता है वो प्रोड्यूसर होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्टर की बात, तो डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशक कहते हैं, ठीक है। अफसर के लिए ऑफिसर होता तो सही रहता, सचिव के लिए सेक्रेटरी रहता तो सही रहता, परीक्षक मतलब एग्जामिनर रहता तब रहता, ठीक है। तो यहाँ पे निदेशक वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी के एजेंडा का हिंदी अर्थ होगा। तो स्टूडेंट एजेंडा की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हिंदी शब्द क्या होती है, कार्यसूची। एजेंडा मतलब क्या होता है, जो आप कार्यसूची बना के ये करना है, तो उसको जैसे होता है ना, जो पार्टी का एजेंडा, हमारा एजेंडा ये है, तो कार्यसूची मतलब क्या क्या करना है वही, तो उस कार्यसूची को हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी के स्क्रिप्ट का, अंग्रेजी के स्क्रिप्ट का हिंदी अर्थ है। तो स्क्रिप्ट होती है ना, तो स्क्रिप्ट मतलब क्या होती है, लिपि, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब क्या होती है, हिंदी की लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, तो देवनागरी है। तो स्क्रिप्ट का शुद्ध अर्थ क्या होता है, लिपि होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, कई बार हम कहते हैं पिक्चर की स्क्रिप्ट क्या है, तो वहाँ पे कहानी होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रिप्ट शुद्ध जब हम बात कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, लिपि होता है।
अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी के शब्द बिब्लियोग्राफी का क्या अर्थ है? तो बिब्लियोग्राफी स्टूडेंट होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं? संदर्भ ग्रंथ सूची। क्या कहते हैं? संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, ग्रंथ सूची। इसको संदर्भ ग्रंथ सूची भी कहते हैं, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, जिस मतलब जब आप कोई लेख लिखते हो या कोई मतलब कोई किताब या कोई थियरी लिखते हो, सिद्धांत लिखते हो, तो किस किस किताबों की सहायता ली है? आप देखते हो ना, पाठ के पीछे एकदम सबसे संदर्भ ग्रंथ सूची रहता है कि ये मैटर यहाँ से लिया गया, ये कथन यहाँ पे है। तो सहायक ग्रंथ सूची को हम क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, खाली स्थान भरना है। अनुवादक को मूल भाषा एवं स्रोत भाषा, मूल भाषा मतलब क्या हो गया? स्रोत भाषा। मूल भाषा को ही क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। तो ये दोनों सेम है स्टूडेंट, ठीक है। मूल भाषा और स्रोत भाषा क्या होता है? एक होता है। तो ये जब दोनों एक है तो इसको समझिएगा एक, ठीक है। मूल भाषा और स्रोत भाषा एक होता है, तो उसको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? लक्ष्य भाषा का। तो मूल भाषा और लक्ष्य भाषा या स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो मूल भाषा का इस्तेमाल कर दिया है, और लक्ष्य भाषा का ज्ञान, यानी जिस भाषा से वो अनुवाद उठा रहा है, यानी जिस भाषा की किताब उठा रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, और जिस भाषा में अनुवादक अनुवाद कर रहा है उस भाषा का भी उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और जो अंतिम प्रश्न कह रहा है वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है? तो बहुभाषिकता यानी बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान। तो बहुत सारे भाषाओं का प्रयोग जब होता है तो बहुभाषिकता कहलाता है। तो ऑप्शन जो ए है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? बहुभाषिकता। यानी किसी कहानी, किसी लेखक में क्या होता है, एक मतलब एक भाषा के बजाय 2-3 भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर देना, एक से अधिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर देना एक ही कहानी में, ठीक है, तो या रचना में, तो वो कहलाता है बहुभाषिकता। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो आप, और ये सारा पेपर हमने आपके लिए स्टूडेंट एरर फ्री डिजाइन किया है पूरा। इसमें हमने बहुत सारा रिसर्च करके इस पेपर को आपके लिए तैयार किया है। तो आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा स्टूडेंट। वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक आपके एग्जामिनेशंस के लिए गुड लक।